जिस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था, वो राज्य किस तरीके से योजनाएं ला करके देश के आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है, वो आपने देखा। अब आगे बढ़ेंगे, युवाओं के सपने हुए साकार, मध्य प्रदेश की नई पहचान। इस डिस्कशन की हम शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि राष्ट्र की प्रगति के लिए जनसंख्या में युवाओं की तादाद ज्यादा होना बेहद जरूरी है और भारत के पास युवा शक्ति की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात को भली भांति जानकर कुछ ऐसी योजनाओं का निर्माण किया है जिससे इस युवा शक्ति को सही दिशा मिले, बेहतरीन शिक्षा मिले और रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जैसी अन्य कई योजनाएं युवाओं को अपने कला कौशल से स्वावलंबी बनने में मददगार साबित हो रही हैं। इसी विषय पर और चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मध्य प्रदेश यूथ कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर निशांत खरे जी को और साथ ही दिल्ली बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट कपिल मिश्रा जी को। मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी CII-YI भोपाल चैप्टर की को चेयरपर्सन और LNCT ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूजा श्री चौकसे जी को और साथ ही उन्हीं मंच पर बुलाना चाहूंगी खदियोत नेचुरल्स की फाउंडर और को ऑनर ऑफ विक्की MP इकोनॉमिक डेवलपमेंट टास्क फोर्स की अलका शर्मा जी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावों का वक्त है, मध्य प्रदेश में और भी राज्यों में चुनाव है और इस वक्त कपिल जी को यहाँ बुलाना ये बड़ा मुश्किल था हमारे, लेकिन उन्होंने वक्त दिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैम, और बहुत किस्मत हमारी अच्छी है कि इतना बड़ा पैनल हमें मिला मध्य प्रदेश में डिस्कशन के लिए। कपिल जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ क्योंकि आप युवाओं को जिस तरह से आपने मोटिवेट किया है सनातन धर्म को लेके, देश की संस्कृति प्रकृति को लेके, तो पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि यूथ सेंट्रिक अब पॉलिसीज सरकार भी ला रही है और सरकार को देखा देखी जो विपक्ष के लोग हैं वो भी यूथ सेंट्रिक पॉलिसी पर अब मैम काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं कपिल जी किस तरह से ज़मीनी लेवल पे पहुंच रही हैं, ग्रासरूट लेवल पर पहुंच रही हैं, और किस तरह से आप एग्जीक्यूटिव एक पालिका की तरह हम उस पर काम करते हैं, तो किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है सरकारी योजनाओं का, बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार अमित भाई इस चर्चा को यहाँ रखने के लिए। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में विकास के मुद्दे पर अगर चर्चा करनी हो तो भोपाल से बेहतर कोई शहर हो नहीं सकता है जी। क्योंकि भोपाल ने और मध्य प्रदेश ने अंधेरा भी देखा है, गड्ढे भी देखे हैं, अपराध भी देखे हैं। इन्हीं गलियों में, यहाँ जबलपुर से बैठे हैं मेरे साथी अतुल जसवानी जी, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, देवास, युवा का मतलब होता था कि सिमी के अड्डे बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के यूथ की क्या पहचान बन गई थी? खासतौर पे एक खास समाज के यूथ की, सिमी के अड्डे, PFI के अड्डे। लेकिन आज 20 साल के बाद अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश किसके लिए जाना जा रहा है? कितने अच्छे से बताया हमारे इससे पहले की जो पैनलिस्ट थी, उन्होंने बताया अवनी चतुर्वेदी के लिए जाना जा रहा है। फाइटर जेट पायलट वो मध्य प्रदेश, ये सिमी के अड्डों से लेकर भारत के पहली महिला फाइटर जेट पायलट मध्य प्रदेश से बने। ये 20 साल का बदलाव भोपाल ने और मध्य प्रदेश ने देखा। जो आपने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का बदलाव यूथ का, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है और इसके लिए 20 साल पुरानी कहानी पर भी नहीं जाना पड़ेगा, 6 साल का परिवर्तन बता देगा। भारत की संसद में भारत के वित्त मंत्री होते थे चिदम्बरम जी, और वो खड़े होकर बोल रहे थे भारत में डिजिटल पेमेंट संभव ही नहीं है, सब्जी बेचने वाली के पास कैसे आएगी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कैसे आएगा, POS मशीन कहां से लगेगी गांव के कोने में, आदिवासी को अपना कोई सामान बेचना है तो कैसे डिजिटल पेमेंट होगा, यहां तो बिजली नहीं आती। कौन बोल रहा है? भारत का पूर्व वित्त मंत्री बोल रहा है, तथा कथित अर्थव्यवस्था का एक्सपर्ट बोल रहा है, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट की सरकार में जो तथा कथित कंप्यूटर लाने वालों की सरकार का व्यक्ति बोल रहा है कि संभव ही नहीं है। और मैं आपको असंभव को संभव कैसे किया जाता है उसका उदाहरण देता हूं कि 4 दिन पहले वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो काम 50 साल में होना था वो मोदी सरकार ने 6 साल में करके दिखाया। 85% फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूं, इस बदलाव की बात हम कर रहे हैं। अभी अनामिका अंबर जी हमारे बीच में बैठी, उन्होंने एक कविता सुनाई कि मामा मैजिक करत है, मोदी मैजिक करत है। मैं आपको बताता हूं ये मैजिक क्या है, ये जादू क्या है।
इसको आंकड़ों में बताता हूं अमित जी, और इन आंकड़ों की काट अगर किसी भी कमलनाथ के पास हो, किसी भी दिग्विजय के पास हो, तो आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि इन आंकड़ों को काट के दिखाना। मोदी और मामा का मैजिक आपको बताता हूं। 2003 में मध्य प्रदेश का बजट, पूरे मध्य प्रदेश का बजट 23,161 करोड़ और आज 3,14,025 करोड़ का बजट है। ये मैजिक है, ये मैजिक है मामा का, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। 4% होती थी 2003 में, 4%, और आज है 16.4% मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको हम जीडीपी का रेशियो बोलते हैं। 31% होता था, जो कम होने पे अच्छा माना जाता है, 27% है। सकल घरेलू उत्पाद 71,000 करोड़ से लेकर 13,22,000 करोड़ पे आ जाए। ये है मामा का मैजिक, ये है मोदी का मैजिक। प्रति व्यक्ति आय इसी राज्य की, मध्य प्रदेश की, क्या कहते थे, क्या कहते थे, मैंने किताब में पढ़ा है, कोर्स की किताब में पढ़ा है, बीमारू राज्य। आज है पूरे देश में किसी एजेंसी की भी औकात है कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य में लिख के दिखा दे। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, कह सकता है क्या कोई मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य? मध्य प्रदेश का इकोनॉमी प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए होती थी, आज 1,40,583 रुपए है प्रति व्यक्ति आय सालाना, 11,000 से बढ़कर। इसको बोलते हैं मैजिक। सिंचाई की क्षमता 7 लाख से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर। कृषि विकास दर 0.3% और आज 18%। किस मुद्दे पे आप तौलोगे? अपना तराजू लेके आ जाओ, अपना तराजू ले आओ और उस तराजू में तौल लो। मैं कहता हूं आप तौल के दिखा देना कौन से अंधकार और कौन से गड्ढों से निकाल के आज मध्य प्रदेश को यहां लाके खड़ा किया है। और उसके साथ साथ युवाओं के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। ये जो महाकाल की यात्राओं में ढोल बजाते और नारे लगाते हैं, वो भी युवा होते हैं। ये जो रामनवमी की यात्रा में निकलते हैं, वो भी युवा होते हैं। ये जो सनातन के सम्मान के लिए खड़े होते हैं, वो भी युवा होते हैं। तुम मध्य प्रदेश के युवा से जुड़ नहीं सकते अगर तुम महाकाल की यात्रा पे, सवारी पे थूकने वालों के बारे में चुप रहते हो, तो तुम मध्य प्रदेश के युवा से नहीं जुड़ सकते हो। अगर तुम धर्म परिवर्तन पे चुप रहते हो वहां पर दामोह में, तो तुम मध्य प्रदेश के युवा से जुड़ नहीं सकते हो। अगर तुम छत्रपति शिवाजी के स्टैचू के ऊपर बुलडोजर चलाते हो अपनी सरकार में आने पे, तो मध्य प्रदेश के युवा से जुड़ नहीं सकते हो। ये डंके की चोट पे कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे। अब कपिल जी बहुत सारे आंकड़े बता रहे हैं, मेरे साथ पूजा जी हैं। मैम, चूंकि आप बिजनेस चैम्बर्स से आती हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, आपको ज़्यादा समझ है, क्योंकि ये आंकड़े समझाने के लिए हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। यूथ का कॉन्ट्रीब्यूशन मैम इंडस्ट्री ग्रोथ में कैसे बढ़ रहा है, ये थोड़ा आप आसान शब्दों में से, क्योंकि कपिल भाई ने जो डेटास दे दिए हैं वो तो पढ़ना और समझना पड़ेगा, लेकिन आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि आखिर कंट्रीब्यूशन यूथ का कैसे बढ़ रहा है इंडस्ट्री में, चैम्बर्स में। यूथ का कंट्रीब्यूशन देखिए 2 तरीके से बढ़ा है। मैं एक एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ और मैंने देखा है पिछले 4 से 5 साल में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, जो स्टार्टअप्स हैं, ज़्यादातर स्टार्टअप्स वुमेन लेड तो हैं ही, बट उसमें भी अगर आप प्रतिशत देखें तो एग्रीकल्चर से बहुत बड़ा स्टार्टअप है। एक बहुत अच्छा चेंज जो कपिल भाई ने बताया कि जब हम कल्चर और अपने ट्रेडिशन से जुड़ते हैं तो हम 2 चीज़ें करते हैं। पहली तो हम अपने देश का नाम रोशन करते हैं, दूसरी हम जीडीपी में ग्रोथ करते हैं, और तीसरी हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज छोड़ते हैं। जी। तो आज के युवा ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, सब सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हैं, सबको बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, और सरकार का भी मैंने देखा निरंतर प्रयास जारी है इस चीज़ पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ निशांत भाई हैं जो स्टार्ट इन इंदौर जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो उस तरीके की योजनाओं पर भी काफ़ी काम सरकार ऑलरेडी कर रही है। हम लोग अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी काफ़ी काम इस पे कर रहे हैं। ठीक है, खरे साहब मैं आपके पास आऊँगा। एक बहुत अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं कि यूथ कैसे काम कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि युवा हमेशा देखा गया कि मार्गदर्शन की कमी की वजह से युवा रास्ते हमेशा भटकते हैं। आप यूथ कमीशन से बिलोंग करते हैं, यूथ्स को कैसे उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सोसाइटी में, अलग अलग चैम्बर्स में, इंडस्ट्री में, उसके लिए सरकार कैसे काम करे और व्यक्तिगत रूप से आप किस तरह से काम कर रहे हैं सर? एक तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, पहले हमको थोड़ा सा अमित जी इस माइंडसेट से भी बाहर आना होगा कि यूथ बहुत भटका हुआ है। जी। मैं कंटिन्यूसली यूथ के बीच में रहता हूँ, यूथ के साथ काम करता हूँ, ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं।
हम थोड़ा दिमाग खोलकर अगर सोचना शुरू करेंगे तो बहुत बार ये हमको दिशा दिखा सकते हैं, हमको इनको दिशा दिखाने की जरूरत नहीं लाइन होती। जोड़ देता हूँ, वो वाला यूथ भटका हुआ है जो 52 साल का होके भी अपने आप को युवा कहता हुआ घूम रहा है। तो एक तो ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है। देखिए, यूथ के कुछ एस्पिरेशंस हैं और सम्मान से हर सरकार ने उन एस्पिरेशंस को स्वीकार करना चाहिए। अगर यूथ जॉब की डिमांड करता है तो ये उसकी एस्पिरेशन है। आपने और मैंने भी एक एज में उस चीज को डिमांड करा है, इसके लिए उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। यूथ अगर अपॉर्चुनिटीज की डिमांड करता है तो ये उसकी एस्पिरेशन है, वो अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी ही चाहिए। हम और आप क्या कर सकते हैं या सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार इसमें कैटलिस्ट या फैसिलिटेटर का काम कर सकती है। जैसे यूथ कमीशन, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं कि जो एक यूथ के एस्पिरेशन है और सरकार की जो योजनाएं हैं, इनके बीच में एक ब्रिज, एक कड़ी का काम हो कि दोनों तरफ का कम्युनिकेशन होकर यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ पहुँच सके। अभी आपने स्टार्ट इन इंदौर का उल्लेख करा, मुझे कहते हुए यहाँ एक रत्ती की कोई शर्म नहीं है कि जब हम स्टार्ट इन इंदौर की शुरुआत कर रहे थे और मध्य प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर बनाने की शुरुआत कर रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार मैं उसको लीड नहीं कहता, हमेशा ये कहता हूं जब मुझे उसके बेस में जाने का मौका मिला या उसकी नींव बनने का मौका मिला, तो सारा जो सीखना था वो इन्हीं लोगों से सीखना था। वो सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी फंडिंग, प्री सीड फंडिंग, विभिन्न प्रकार की स्टेजेस मेरी तो समझ से बाहर थी। पेशे से तो मैं चिकित्सक हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो इनने ही दिशा दिखाई किस तरीके से ये करना है। अब कुल मिलाकर आपने जो कहा उसमें बेसिकली हमको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। नंबर 1, मध्य प्रदेश का यूथ एस्पिरेशनल यूथ है और ये एक बढ़ते हुए प्रदेश की निशानी होती है। हम उस दौर से निकले हैं। अभी कपिल जी जो बता रहे थे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आएगा। मैं जब मेरी मेडिकल की तैयारी कर रहा था, ये आप लोगों के लिए भी है, तो दिग्विजय सिंह जी गवर्नमेंट में थे और लाइट आती नहीं थी, लाइट जाती नहीं थी, लाइट आती थी कभी कभी उसमें बीच में। तो हम जब शाम को अपनी तैयारी करा करते थे तो हमारा पढ़ने का तरीका था, मैं एक मोमबत्ती लगाता था, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक बीच में, और उसके बीच में किताब रखता था। आप सबने अगर पुरानी पिक्चरें देखी होंगी तो जैसे आत्मा बुलाया करते हैं उस तरीके से किताब रखकर पढ़ाई करना पड़ती थी। जी जी। तो वहां से यूथ निकलकर आज इस जगह पर आया है कि हम रीवा में बनाए हुए सोलर प्लांट की बिजली से दिल्ली का मेट्रो चला रहे हैं। ये हमारे यूथ के कारण ही हुआ है और ये मानकर चलें कि वो हमको भविष्य में बहुत अच्छी दिशा में ले जाएगा। सरकार हर कदम पे जहां उसके एस्पिरेशन है उसे पूरा करने की कोशिश करेगी। ठीक है सर, मैं डिस्कशन आगे बढ़ाता हूँ। पूजा जी, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब डिमांड सप्लाई बेहतर होगी और सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल का जो मसला है वो बहुत रहता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपकी खुद की क्या स्ट्रैटेजी है? और युवा यहाँ पर है और रिपब्लिक भारत के माध्यम से अगर कुछ युक्तियाँ, कुछ तरीके, कुछ सलीके आप बताना चाहें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ रॉ मटेरियल को हमें सिर्फ इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग की नज़र से नहीं देखना चाहिए। एवरीथिंग जो हर इंसान हमारे स्टेट का कर रहा है, जो वो छोटी से छोटी एक स्ट्रैटेजी बना रहा है या कुछ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहा है, यूथ अगर स्टार्टअप कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, एवरीथिंग इज़ अ रॉ मटेरियल विच वर्क्स टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड स्टेट। जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यूथ की बात करें, मैं बहुत ज़्यादा यूथ के बीच में रहती हूँ। मैं जब यूथ नहीं थी, मैं जब छोटी थी, तब से मैंने यूथ का एक माहौल देखा है मेरे बिजनेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि सर ने कहा कि यूथ ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उसको बस सही तरीके के अवेयरनेस की और डायरेक्शन की ज़रूरत है। और आजकल पिछले कुछ सालों से मैंने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट हमारी ऐसी योजनाएं ला रही है जो कि इन चीज़ों पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है, स्पेशली अवेयरनेस पे। बच्चा पहले अवेयर ही नहीं था, यूथ पहले या कोई भी, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस की बात करें, पहले अवेयरनेस की बहुत कमी थी। पर अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो जो आपके कथ्य में जो आपने रॉ मटेरियल कहा, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदलाव ले रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंज है वो दिख रहा है। कपिल जी, डबल इंजन की सरकार है और ये कहते हैं, जो पॉलिटिकल फॉर्मूला ये कहता है कि राज्य और केंद्र में अगर सरकार एक जैसी होती तो विकास कार्य बहुत तेजी से होते हैं। लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना, उसके लिए सरकार कैसे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लें, वहाँ आपकी सरकार नहीं, लेकिन विकास आने वाली जी, तो काम कैसे, वहाँ पे कैसे काम आगे बढ़ा रहे हैं?
छत्तीसगढ़ में आने वाली है, मध्य प्रदेश में दोबारा आने वाली है, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये समझ में आ गया है। और डबल इंजन है, लेकिन जो आगे वाला इंजन है ना वो रॉकेट का इंजन है। जी, चंद्रयान है सर वो। चंद्रयान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य के बीच में विवाद विकास को ना रोके, ये सोच होनी चाहिए। और ये सोच नहीं होती है, उसकी कीमत क्या होती है ये हम दिल्ली वालों से ज्यादा कोई नहीं जानता। जी हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत भी नहीं है, जी जिसमें कि 5 लाख तक का इलाज पूरे देश में होता है, पूरे देश में लागू है। तो वो पीड़ा क्या होती है ये हम लोगों को बहुत नजदीकी से पता है। लेकिन आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और इससे पिछले सत्र में जो बोला गया था, जब आप महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, मैं आपको 2 छोटे एग्जाम्पल देता हूं। महिला आरक्षण तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन 2 छोटे एग्जाम्पल महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे बड़ा कदम जो उठाया, शौचालय के निर्माण का कदम। जी मैं आपको बताता हूं कि भारत की संसद में पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खड़े होकर बोला था कि जिस दिन इस देश में हर परिवार के पास शौचालय होगा, उस दिन शायद हम ये कहेंगे कि देश विकास के रास्ते पे चल चुका। किसने बोला? पंडित नेहरू ने। लेकिन बोलने के बाद भूल गए कि इसके लिए कुछ करना है। किया किसने? किसने किया? मोदी सर। 10 करोड़ परिवारों को, और मैं यहां उपस्थित सब लोगों को देख के ये कह सकता हूं, हम सब ने वो दिन देखे हैं कि अंधेरा होगा तो हमारी माता बहनें बिटिया कहीं जाएगी, तबीयत खराब हो ना हो, ऐसा लोक लिहाज का पर्दा, क्या परिस्थिति होती है, उसके बारे में सोचने का काम किसने किया और इंप्लीमेंट करने का काम किसने किया। और इंप्लीमेंट करने वाले राज्यों में सबसे आगे अगर कोई राज्य रहा तो ये मध्य प्रदेश का राज्य रहा, ये है डबल इंजन सरकार। लेकिन मैं ये मानता हूं कि महिला आरक्षण से भी बड़ा अगर महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उनकी डिग्निटी, उनकी मान मर्यादा का कोई काम हुआ तो ये शौचालय निर्माण का काम। नल से जल, जंगली इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में 10-10 किलोमीटर दूर जाके एक मटका पानी भरने के लिए 10-10 किलोमीटर मैंने। और दिल्ली में मैं बताता हूं, दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में 4th मंजिल पे चढ़ के आना, नीचे आना, टैंकर से पानी भरना, फिर वापस जाना। डॉक्टरों ने पता लगाया आधे से ज्यादा महिलाओं की ये पीठ का दर्द का इलाज, गले का, ये सारी बीमारी पानी ना होने के कारण थी कि पानी उठा के जो सीढ़ी चढ़ के आना पड़ रहा था। नल से जल की स्कीम है ये। आपकी उज्ज्वला कि धुएं से कोई माता रोज खाना बना रही है, रोज रसोई संभाल रही है, घर का काम संभाल रही है, लेकिन वो धुएं से कितनी बीमारियां, कितना मुश्किल, एक एक सांस के साथ एक एक रोटी बनाने में जो पीड़ा महसूस होती होगी, उसको समझने का काम किसने किया? 70 साल लग गए। 70 साल लग गए आपको ये सोचने में, इस देश में सरकारों को। ये आप सोचो महिला के लिए कितना बड़ा, जिसकी जिंदगी बदली होगी उसके बारे में कभी जाके सोचना, जिसने वो 10 करोड़ परिवार जिसमें पहली बार गैस के चूल्हे पे रोटी अब जाके बनी हो, उनके बारे में सोच। वो 33% आरक्षण तो वो सोचेगी कि ठीक है संसद में भी जाऊंगी, लेकिन अपने घर के चूल्हे में सिलेंडर से रोटी बना सकूं, ये शायद ये उनका सपना बन के रह गया था। इस प्रकार का बदलाव होता है जब आप सही नेतृत्व को चुनते हो। और जब गलत नेतृत्व होता है तो क्या होता है? ये 1.5 साल में देख लिया था मध्य प्रदेश ने, 1.5 साल में देखा था। 1.5 साल में, 1.5 साल के अंदर खाली एक इंडस्ट्री चल रही थी इस मध्य प्रदेश के अंदर। कमलनाथ जी की सरकार में एक ही इंडस्ट्री थी, वो थी ट्रांसफर इंडस्ट्री। इसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं चली। तो मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के यूथ को और मध्य प्रदेश के हर वोटर को पता है कि हम कहां से निकलकर कहां तक आए हैं। और सामने ये लोग जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, इनकी असली सोच क्या है ये मध्य प्रदेश पहचानता है, जानता है और समझता है अच्छी तरह से। खरे साहब, एक सवाल मेरा था। अमित जी, एक मैं अच्छा ठीक है, आप इस पे बस एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल, और हमको ये समझ में आएगा कि डबल इंजन की सरकार की जरूरत क्यों है। जहां समन्वय है वहां समस्या नहीं है। नवीन पटनायक जी उड़ीसा में है, ठीक अच्छे टैंडम में सरकार चल रही। कमलनाथ जी जब गवर्नमेंट में आए थे तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, और ये स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि 15 महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी मकान उस 15 महीने में मध्य प्रदेश में सैंक्शन नहीं हुआ। उस बजट सत्र का पूरा पैसा जो प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों का घर बनाने के लिए आया था, वो मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार ने सिर्फ इसलिए वापस लौटा दिया क्योंकि श्रेय मोदी जी को जा रहा था। ये डबल इंजन की सरकार नहीं होने के कारण होने वाली समस्या है। ठीक है सर, एक सवाल मेरा था कि सर यूथ का जो ओरिएंटेशन है, क्योंकि जब एक युवा वयस्क हो जाता है, कॉलेज से निकलता है, तो
क्या स्कूल लेवल से ही इस चीज़ को करना चाहिए, और क्या आप ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी ओर से कि बच्चों को स्कूल लेवल से ही उनको एक दिशा दिखने लगे? कपिल भाई है स्कूल में है तो आप वहीं से आपके ओरिएंटेशन शुरू हो जाए, ऐसा कुछ काम हो रहा है? देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बड़ी चर्चा थी, हालांकि अभी हम इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया में हैं, तो वो तो एक है ही सही। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि आप कैसे किसी व्यक्ति को, जब उसमें आत्मविश्वास नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तो वो खड़ा कैसे होगा, वो रोजगार में कैसे बढ़ेगा, वो चंद्रयान कैसे उड़ाएगा अगर उसको ये भी नहीं पता कि यान भी हुआ करते थे यहाँ पर। आप गलत इतिहास पढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? तो आपने स्कूल से कॉलेज का जो बताया एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप इतिहास ऐसा लिखकर पढ़ाते थे कि भारत में एक मुगल काल था, जबकि ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि मुगल ने कभी पूरे भारत पर शासन नहीं करा। अगर आप 6 पन्ने का औरंगजेब और 6 लाइन की छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ाएंगे, उस पूरे इतिहास से गुरु तेग बहादुर जी को गायब ही करके रखेंगे, अकबर को ग्रेट और महाराणा प्रताप को सिर्फ घास की रोटी तक सीमित करके पढ़ाएंगे, तो लोगों में कैसे आत्मविश्वास पैदा होगा? तो स्कूल और स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, परिवारों में दी जाने वाले संस्कार ही यूथ की आगे आने वाली जीवन की नींव रखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार और अब आने वाली मध्य प्रदेश सरकार भी प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए कि हमारा युवा अपने इतिहास पे मान सम्मान के साथ अपने भविष्य की योजनाओं को गढ़ सके, इसकी तैयारी करेंगे। अलका जी, मेरा सवाल अगला आपसे था। इंटरनल मार्केटिंग एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। चूंकि आप बिजनेस चलाती हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, इंटरनल मार्केटिंग को प्रमोट कैसे किया जाए ताकि जो यूथ है या वो बच्चे जो जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को खुद करना चाह रहे हैं, उनके लिए किस तरह से एक नई दिशा, एक नया प्रकाश मिले उन्हें? जी, जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड तक सीमित नहीं है या सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ तक सीमित नहीं है जो विजिबल हैं। एक बहुत बड़ा तबका आज की डेट में जो रोज़गार या स्टार्टअप्स हैं वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स या इंटरनेट ड्रिवन हैं। और एक चीज़ और है, हमारे लिए खुशी की बात भी है और हमारे लिए दुख की बात भी है। खुशी की बात यह है कि हमारी 55% जो पॉपुलेशन है वो अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज है। दुख की बात यह है कि ये जो जनरेशन है वो एक साथ ग्रो होगी। तो हम जो भी पॉलिसीज़ या जो भी काम हम कर रहे हैं आज की डेट में, हमको वो टाइम अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब ये जनरेशन एज होगी तो ऑलरेडी हम उस सारे सिस्टम पर काम कर चुके हों, पहले से ही सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हों जो हमको आने वाले उन सालों में ज़रूरत होगी। डेफिनेटली हम जहाँ पे बैठे हैं मध्य प्रदेश में, हमारे पास हर चीज़ की भरपूरता है। जिसे मैं बोलूँ, हम एक तो सेंटर में बैठे हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सोर्स है, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, हमारे पास इतने बड़े स्टार्टअप्स हैं, इतने बढ़िया स्टार्टअप्स हैं। हमको बस एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़कर सबको शायद साथ लेकर, 5 साल तक अगर हम ये भूल जाएं कि कौन सी गवर्नमेंट है क्या नहीं है, और हमारा प्राइवेट सेक्टर्स भी और हम एज ए इंडिविजुअल भी अगर साथ जुड़कर काम करें, तो शायद हमारा देश जो हमने सोचा है 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वहाँ तक पहुँच जाए। पूजा जी, आप भोपाल का सीआई का भोपाल चैप्टर आप देखती हैं, तो जो वाईआई का भोपाल चैप्टर अच्छा, देखती हूँ। तो जो बिजनेस चैम्बर्स हैं मैम, इनमें बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, ऐसी समस्याएं आप लोग 2-4 होती होंगी जिससे कि स्मूथ जो काम है बिजनेस का हो जाए, और बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार बिजनेस चैम्बर्स के थ्रू ही एग्जीक्यूट कराना चाहती है, क्योंकि आपके पास लोग होते हैं जिनको अनुभव होता है, और जो पाइपलाइन आपके पास रेडी होती है वो गवर्नमेंट के पास कभी कभी नहीं होती है, क्योंकि सरल तरीके से समझाना उस कॉन्सेप्ट को, तो उसमें किस तरह से काम आगे कर रही है ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं वो आपके जरिए और बेहतर स्मूथली चल सके और प्रदेशों में, इलाकों में, जिलों में? मुझे ऐसा लगता है कि CII, सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मैं YI को हेड करती हूँ, जो कि CII का एक सोशल वर्क का विंग है। अच्छा। तो मैं CII को हेड नहीं करती हूँ, बट मैं फिर भी आपको CII के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि CII मोस्टली इंडस्ट्री रिलेटेड काम करता है। जैसे कि आपने बताया कि उनके पास वो पॉलिसीज़ मतलब और एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़ बेटर होते हैं। तो सिंस मैं भी मेरे भी इंडस्ट्रीज़ हैं और मैं भी उस चीज़ से रिलेट कर पाती हूँ, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देती है, पर एक पर्टिकुलर प्लेस में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में कोई इंडस्ट्री है, उस प्लेस के कभी कभी रिसोर्सेज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमें जो ड्रॉबैक्स हैं या जो टाइमलाइन में ड्रॉबैक्स आते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को चालू करने में, या वहाँ पे एक पर्टिकुलर
उस टाइमलाइन को कवर करने में प्रोडक्शन में, तो उसके ऊपर हम मुझे ऐसा लगता है कि अगर CII काम करे और गवर्नमेंट उससे मिलके थोड़े और बेटर रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज पे काम करे तो इट वुड बी बेटर फॉर दी इंडस्ट्रीज। क्योंकि मैं खुद इसका पार्ट हूँ और मैंने ये देखा है कि MP में रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की अप्रूवल दी है। देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन एवरी फील्ड, मतलब हर चीज़ की इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं एंड जो कि मुझे ऐसा लगता है कई बार एक प्लेस के रिस्ट्रिक्शन के कारण या उस जगह अगर आपकी इंडस्ट्री किसी क्रॉप पे बेस्ड है या आपको योर क्रॉप इज़ द रॉ मटेरियल, तो हमें वो क्रॉप टाइम से नहीं आ पा रहा है या क्योंकि आजकल वेदर इज़ नॉट मोस्टली इन योर फेवर, तो उसके कारण जो ड्रॉबैक्स आते हैं उसको हम कैसे ओवरकम करें। ऑब्वियसली वेदर इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, बट उसका कहीं ना कहीं हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक हमें कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हम कैसे रॉ मटेरियल को टाइम से ले सकें एंड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आगे जाके स्मूथली रन कर सकें, अभी जो स्टार्ट हो रही हैं, जो स्टार्ट हो चुकी हैं और आगे जो होने वाली हैं। जी कपिल भाई, एक सवाल बहुत रहता है और मोदी जी अपने कई भाषणों में ये बात वो कह भी चुके हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो हमारा मोटिव है, जो मकसद है, जो मिशन है, उसमें हम आगे चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे इलाके कपिल भाई ऐसे हैं जहाँ पर जो महिलाओं से कनेक्ट है वो नहीं है। बहुत सारे आदिवासी इलाके ऐसे हैं या दूर दराज के गांव के इलाके हैं, वहाँ तक योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं कभी कभी सरकारी। उसके लिए किस तरह से कामकाज चल रहा है आगे? देखिए कितना अच्छा सवाल है आपका, और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। भारत के एक और प्रधानमंत्री के भाषण से, भारत के एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले से बोला था कि हम 100 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसे पहुंचता है। ये प्रधानमंत्री ने बोला था, लेकिन कैसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे उसका बदलाव आप देखिए। पहले खोले गए जनधन अकाउंट, 50 करोड़ जनधन अकाउंट इस देश में खोले गए पिछले 6 साल में, और उसके बाद डायरेक्ट ट्रांसफर सब्सिडी, यानी कि सरकार 100 रुपया भेज रही है और कितना पहुंच रहा है, पूरा का पूरा 100 रुपया पहुंच रहा है। खाली महिलाओं की बात नहीं, सबकी बात है। बिचौलिए चले गए बीच से, सब कुछ खत्म हो गया बीच से। जो ऊपर केंद्र से गया वो नीचा पूरा का पूरा बैंक के खाते में पहुंच रहा है, तो आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है, उसके सीधे बैंक के खाते में पहुंच रहा है सरकार के दिया हुआ जो भी सहायता है, समर्थन है। कितना बड़ा बदलाव है ये, और ये वो बदलाव है जिसको सीखने के लिए दुनिया के विकसित देश आ रहे हैं कि सरकारी सिस्टम से लीकेज और करप्शन कैसे खत्म किया जाए। टेक्नोलॉजी की मदद से वो भारत ने करके दिखाया है। तो जिन क्षेत्रों में योजना नहीं पहुंच पाती थी, अभी भक्ति शर्मा जी ने सुबह बताया, कितना अच्छा बताया कि 22,000 एजुकेटेड यूथ मध्य प्रदेश के पंचायत सिस्टम में चुन के आया है, क्योंकि आपने यहाँ पे महिला को रिजर्वेशन भी दिया और इंश्योर किया कि यूथ पंचायत सिस्टम में आएगा। तो वो पढ़ा लिखा युवा ये इंश्योर कर रहा है कि अगर ऊपर से योजना आ रही थी तो वो नीचे गांव के लेवल तक इंप्लीमेंट हो रही है। तो बिचौलिए भी खत्म किए गए, दोनों तरह के, फाइनेंशियल भी और पॉलिटिकल भी। और मुझे लगता है कि वो बदलाव अब गलियों में, सड़कों में, योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में दिखने लगा है। अब चूल्हा की योजना आ रही है तो चूल्हा जलता हुआ भी दिख रहा है गाँव में। आदि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पहले होती थी इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना में सांसद जी के पास फोन आता था और विधायक के पास कि आपका इंदिरा आवास योजना में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घर निकला है। तो नेताजी पूछते थे कितने घर निकले, कह रहे 2 घर निकले हैं, 2 घर बनवा लो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी के भी। तो विधायक भी ये सोचता था, सांसद भी सोचता था कि किसका बनवाऊं, एक का बनवाऊंगा दूसरे से लड़ाई होगी। लेकिन आज पीएम आवास योजना में 3 करोड़ घर बने हैं, 2.5 करोड़, 2 करोड़ 58 लाख घर ग्रामीण इलाकों में बने हैं और 50 लाख घर शहरी इलाकों में बने हैं। आप ये सोचो, आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी कोने तक समाज के योजना कैसे पहुंचती है, उसका अगर आपको मॉडल समझना हो तो मोदी सरकार का मॉडल और यहाँ पे मामा जी की सरकार का मॉडल सीखने योग्य है, जो भी गवर्नेंस के मॉडल को स्टडी करना चाहते हैं। खरे साहब, हम महिला विकास की बात कर रहे हैं क्योंकि आप यूथ के बीच में रहते हैं, और आज भी चाहे मैं अपने व्यक्तिगत अपने परिवार की बात करूं या अपने मित्रों के या और भी लोगों के, लड़कियों को सोसाइटी में एक्सपोज होने से पिता और माँ अभी भी घबराते हैं। जैसे अगर कोई कार्यक्रम है तो माँ बोलती है, अरे क्या करोगे, तुम्हारा भाई जा रहा है ना, या कोई फंक्शन है या कोई शादी है, टाइम से वापस आ जाना बेटा। तो ये यूथ के साथ जब आप काम करते हैं तो जो आपके साथ महिलाएं भी होंगी, लड़कियां भी होंगी, बच्चियां भी आपके ग्रुप में होंगी, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं और कैसे उनके पेरेंट्स को या उनके लोगों को आप कन्विंस करते हैं कि जितना लड़का एक कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना एक लड़की, ये महिला भी कर सकती है? ये प्रॉब्लम क्या आती है आपको भी?
देखिए, थोड़ा तो इन चीज़ों में कुछ समय के साथ ही कमी आ गई। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हैं और मुझे लगता है कॉन्फिडेंटली ये सभी कह सकती हैं कि इनसे 70% लड़के डरते होंगे, लड़कों को इनको अब बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये तो माइंडसेट में चेंज का विषय है। जी। मध्य प्रदेश के साथ एक दूसरी चीज और ये भी है कि यदा कदा के छोटे मोटे इंसिडेंट्स छोड़ दें तो हम एक बहुत सेफ प्रदेश में रहते हैं। यहाँ बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की विमेन रिलेटेड जो समस्याएं बहुत पूरे देश में हैं, जीरो तो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, परंतु बहुत कम मात्रा में है। देखने में कुछ समय के साथ जो चेंज आया है कि जैसे जैसे महिलाओं का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ा है, इस चीज में कमी आई है और यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का योगदान उल्लेखनीय है। बच्ची पैदा होती है तो हम सुकन्या समृद्धि में खाता खुला सकते हैं केंद्र के कारण, और लाडली लक्ष्मी में रजिस्टर हो जाती है। वो पढ़े इसकी चिंता उसकी लाडली लक्ष्मी के अंतर्गत होती रहती है। बच्चियों को स्कूल, स्कूटी, साइकिल, लैपटॉप सब दिए गए, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के बाद दिए गए। लिंगानुपात 910 से अब 961 पर हम आ गए हैं। हम लिटरली डेवलप्ड स्टेट्स को टच, और अब डेवलप्ड स्टेट ही है उधर पे हम टच कर रहे हैं। तो ये चेंज हुआ। अभी लाडली बहना का हम सब देख रहे हैं, और बहुत बार कपिल जी मुझसे लोगों ने कहा कि भाई ये भी फ्रीबीज बांटने जैसा है। इससे सख्त ऑब्जेक्शन है। लाडली बहना कतई फ्रीबी बांटने जैसा नहीं है। आप सब टैक्स पेयर होंगे, मैं भी है, मैं आपको ये जानकारी दूं, वो जिन महिलाओं को 1000-1200 रुपए मिल रहा है वो जिंदगी में नौकरी नहीं कर सकती थी। वो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, वो 200-200 रुपए के लिए पति की मार भी खाती थी, तिरस्कार भी झेलती थी। अगर शराब में पति पैसे उड़ा दे तो अपने बच्चे की दवाई पे खर्च भी नहीं कर सकती थी। लाडली बहना महिला सशक्तिकरण का अभियान है, वो फ्रीबी का अभियान नहीं है। और ये देश की और राज्य की जिम्मेदारी है कि अगर हम उन्नत होते जा रहे हैं तो अपने सबसे कमजोर तबके को जो उधर पर है उसको हम कुछ ना कुछ दें। तो महिलाओं की आर्थिक उन्नति जिस तरीके से हुई है उससे महिलाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण जो है मध्य प्रदेश में बदला है। तो मुझे लगता है ये माइंडसेट बदल रहा है, समय के साथ और बदलेगा और हम एक बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। मैं अमित जी एक बात आपकी बात में जोड़ दूंगा। आपने चूंकि इंटरनल मार्केटिंग का विषय उठाया था, इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स मैं बताना चाहता हूँ। स्टार्टअप्स को लेकर अगर मध्य प्रदेश का कोई स्टार्टअप काम करता है तो 70% तक हम उसको लैंड सब्सिडी देते हैं, अगर पहला कोई व्यक्ति जो आ रहा है तो। इंटरनल मार्केटिंग कैसे प्रमोट करेंगे? तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें खरीदती है, अब किसी ने बेचना है, बनाकर इन्हीं बच्चों ने बेचना है। तो अगर कोई नया बच्चा स्टार्टअप शुरू कर आ रहा है, 30 साल से कम उसकी उम्र है, तो टेंडर भरने के लिए उसके लिए कोई पात्रता की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ एक फॉर्म भरना है कि मैंने एक स्टार्टअप शुरू करा है और ये मेरे स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो 5 करोड़ तक का टेंडर वो भर सकता है। ये एक इंटरनल मार्केटिंग का उदाहरण है। और हम अब एक प्रस्ताव पर लगभग फाइनलाइज पर पहुंच चुके हैं कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज, ये भी कपिल जी मध्य प्रदेश में 2000 हुआ करती थी, 2002 में 3.5 लाख एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं अब 2023 में। और एमएसएमई इंडस्ट्रीज अगर क्रॉस लिंकिंग करती हैं, मतलब मध्य प्रदेश की ही कोई इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की ही दूसरी इंडस्ट्री को अगर प्रोडक्ट बेचती है, तो अब गवर्नमेंट लगभग इस निर्णय पर पहुंच चुकी है कि जो जीएसटी हम अर्जित कर रहे हैं उसको कुछ मात्रा में सब्सिडी के माध्यम से इंटरनल बाइंग की तरह लौटा दिया जाए, क्योंकि हम 2 जगह से जीएसटी उठा रहे हैं। तो इस तरीके से सरकारें भी इंटरनल मार्केटिंग में सहयोग कर सकती हैं। ठीक है। अलका जी, चूंकि आप महिला कारोबारी हैं, तो कितना फीसदी स्टाफ मेल और फीमेल है आपके यहाँ? आपके यहाँ जो आपके टीममेट्स हैं या जो आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप आंकड़े बताएं पहले, फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। सर मैं जो काम कर रही हूँ, मैं ऐसे ट्राइबल बेल्ट्स में काम कर रही हूँ जहाँ पे ज़्यादातर फीमेल फार्मर्स हैं। मेरे साथ भी ज़्यादातर फीमेल्स, मेरे साथ तकरीबन अभी आज की डेट में भोपाल में बात करूँ तो 13 फीमेल्स हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं, 2 मेल हैं। अगर मैं फार्मर बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पास तकरीबन 50,000 से 60,000 फीमेल फार्मर्स हैं जो जुड़ी हुई हैं अक्रॉस इंडिया, और जिसमें रिमोट जो जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा बेल्ट, उड़ीसा का एक ऐसा बेल्ट गांव जहां पर सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड है। तो बड़ी पावरफुल महिलाएं हैं वो अपने क्षेत्र में। और जहां हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी उनके बीच में अगर वो पहुंच जाए और उनमें से कोई एक नेता आ जाए तो आप सोचिए कि वो कितना विकसित होगा। अच्छा अलका जी, एक बात मुझे बताइए, जैसे आप महिला कारोबारियों के साथ जुड़ी, जो कृषि से जुड़ी हैं, तो क्या क्या रॉ प्रोडक्ट है जो आप लेती हैं, खरीदती हैं, फिर क्या प्रोसेस करती हैं? वो प्रोसेस क्या है, थोड़ा बताइए हमें कि कैसे आप कनेक्ट करती हैं लोकल जो वेंडर्स हैं आपके, जो विशेषकर महिलाएं? ओके, हमने कुछ महिलाओं को टारगेट दिया जो कि धार जिले की महिलाएं हैं। ये तकरीबन 150 के आसपास महिलाएं हैं जो हमारे लिए स्टीविया उगा रही हैं, और वो उनसे हम बिल्कुल स्टीविया ऑर्गेनिक तरीके से वो स्टीविया उगाती हैं और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उससे वो उनको बहुत मतलब मार्केट में बेचना नहीं है, डायरेक्ट उनका कंपनी से टाई अप है। दूसरा प्रोडक्ट हम जो ले रहे हैं वो अपने आप में एक जीआई टैग प्रोडक्ट है जिसको हम लकाडोंग टर्मरिक बोलते हैं, और ये मेघालय से आता है। तो
तो मिलेट्स पे हमने बहुत काम किया है। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेट पे बनाए और हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको लेकर जा रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं और जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था तो हमने बहुत सारा, हमको प्रोत्साहन सरकार से भी मिला जी। और मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम डेवलप मैम हुआ है। G20 में भी मिलेट्स के बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स थे और रेडी टू ईट फूड्स भी थे और पीएम भी बहुत प्रमोट करते हैं मिलेट्स को और बीजेपी खासकर बहुत सारे चैम्बर्स हैं बीजेपी के जो किसानों से मिलेट्स खरीद कर उसको प्रोसेस करते हैं। तो मैम मिलेट्स में क्या क्या प्रोडक्ट है जो आप बनाती हैं, मिलेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? सर अब क्योंकि हम युवाओं की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जो कि बहुत अर्ली स्टेज से लोगों को, अभी तक मिलेट्स का नाम कोदो कुटकी, मतलब लोगों को जब बूढ़े हो जाएं तब खाने वाली बात थी। तो हमने इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया है और हमने यंगस्टर्स तक उसको पहुंचाने की कोशिश करी। तो हम चिप्स, नाचोज, कटलेट्स, आई मीन जो भी ब्रेकफास्ट टिफिन में जा सकता है छोटे बच्चों के लिए, हमने वो सब बनाए हैं प्रोडक्ट्स जिससे कि शुरुआत से ही बच्चों को वो टेस्ट डेवलप हो जाए। हेल्थ तो अपने एक आप बात में और है option कि ही। बहुत सारे यूथ हैं और आई एम वेरी श्योर कि इनमें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा मिलेट्स को सुपर फूड क्यों कहते हैं, आप ये बताइए, सबको समझाइए मैम। ये जी सुपर फूड क्यों है मिलेट्स? ओके, मिलेट्स की खासियत ये है कि इसको खाने से वेट लॉस, स्किन ग्लो, हेयर अच्छा, और दूसरी खासियत ये है कि भाई आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपको कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, वेट लॉस के इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और हमेशा आप जैसे मॉर्निंग में भी अगर लेते हैं तो रात भर, दिन भर आपके अंदर ऊर्जा रहेगी। जैसे आई एम श्योर पॉलिटिशियंस पे बहुत ऊर्जा रहती है बिकॉज आपको बहुत काम करना है, बहुत एग्रेसिव रहना है। तो अगर कोई भी यंगस्टर, अगर हम बात करें, हम हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं, हम लोग न्यूट्रिशन वीक मना रहे हैं इस मंथ, न्यूट्रिशन मंथ मना रहे हैं रादर, तो अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान दें और हम मॉर्निंग की डाइट में ही मिलेट्स को लें तो उससे आपके फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन, सारी चीज़ें मीट आउट हो जाती हैं। पूजा जी, मिलेट्स पे चर्चा हो रही है तो मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें किस तरह से आप देखती हैं, आपका क्या व्यू है? क्या अभी मिलेट्स का जो पेनिट्रेशन है लोकल बॉडीज में भी ज़्यादा नहीं है, या आपको लगता है कि मिलेट्स अच्छे से प्रोसेस हो? क्योंकि दिल्ली में मैं रहता हूँ और मैंने कपिल भाई को तो 40 डिग्री में भी काम करते देखा है दिल्ली में। जब आदमी घर से निकलता है, मैंने इनको देखा है कि ये दिन भर रहते हैं बाहर, तो पता नहीं मिलेट्स खाते हैं क्या कपिल जी? खाते हैं क्या? मिलेट्स तो अब तो फैशन हो गया। हमें तो पहले हमारी दादी कहती थी खाने के लिए, लेकिन अब तो फैशन हो गया है, अवेलेबल भी है। और ये जो सारे सवाल अभी तो आप जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं उनके बेनिफिट बता रहे हैं, लेकिन उसको जो उगा रहा है, एक तो कॉस्ट कम है, पानी कम लग रहा है, ज़मीन अच्छी बच रही है, खेती, तो जो क्लाइमेट चेंज जैसे भी जो बड़ी लड़ाइयाँ हैं, खासतौर पे अब जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर में वीट की कमी दुनिया में हो रही है, तो ये जो मॉडल है मिलेट्स का जो मोदी जी ने प्रस्तुत किया है, ये खाली देश नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए भी जो फूड क्राइसिस, ग्रेन क्राइसिस का जो सामना दुनिया कर रही है, उसका भी अल्टीमेट सॉल्यूशन यहीं पर ही जाकर होगा, जो हमारी पुरातन परंपरा में मोटे अनाज जिसको कहते थे। पूजा जी, चूंकि फूड सब्स्टिट्यूशन का की बात करें तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, अच्छा ऑप्शन है और प्राइस भी बहुत कम है, बहुत महंगा भी नहीं मिलेट्स। तो उस पर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? इसके बाद हम रैप करेंगे इसको। एक पॉइंट जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मिलेट्स इज़ अ वेरी नेचुरल एंड होल फूड जिसे कहते हैं, इट्स बेस्ट वर्जन ऑफ अनप्रोसेस्ड फूड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, तो जो एजुकेटेड जनता है, मुझे ऐसा लगता है उस तक तो ये बात पहुंच गई है और उनको समझ भी आ रही है, दे कंज्यूमिंग इट एंड वो उसको ले भी रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बात रही उसके प्रोडक्शन की, तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जो कि हमारे देश की स्ट्रेंथ हैं और जिनके भरोसे ही हमें मिलेट्स मिल सकते हैं, उन तक थोड़ी और अवेयरनेस और इसकी थोड़ी और लर्निंग पहुंच जाए तो वी कैन अगेन बी नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मिलेट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टेशन। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैम ट्यूटोरियल जो है वो ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद ही मिलेट्स को लेके हो बिल्कुल गया। फार्मर्स तक ये चीज, उसकी लर्निंग, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट आजकल लर्निंग पे बहुत ध्यान दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी अवेयरनेस एंड लर्निंग जो किसी भी चीज की है। कपिल जी यहाँ पर हैं और मुझे आशा है कि कपिल जी जाएंगे और ये बात करेंगे पार्टी से। कपिल जी की मिलेट्स का ट्यूटोरियल और होना चाहिए बेहतर, ताकि लोगों में जागरूकता हो, लोग कंजम्पशन शुरू करें, क्योंकि मैम ज्यादातर प्रदेशों में मिलेट्स खाया ही नहीं जाता है। कपिल जी, छोटा सा जवाब हमें रैप करना है, छोटा सा जवाब। अब तो बढ़ने लगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसे फ्रंट से लीड कर रहे हैं, लेकिन इसका ये भी उदाहरण है कि हमारे 50 साल पहले तक सब जगह खाया जाता था। ये तथाकथित आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन में चेंज हुआ और अब मिलेट्स हो, चाहे वो
नीम का टूथपेस्ट हो या तुलसी हो या हल्दी हो, 50 साल में सबको समझ में आ गया कि जाना वहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया वहीं जा रही है और प्रधानमंत्री जी इस पूरे मिशन को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी। खरे साहब आपका बहुत शुक्रिया। अलका जी आप भी आई, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जी आपने जो चीज़ें बताई हैं आई एम श्योर यूथ ने उसका नोट लिया होगा। अनामिका बात कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ, और चाहे वो उद्यमी हो चाहे वो पॉलिटिकल फेसेस हो, उन सबसे हम बात कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को मंच देने का जो अपनी बात कह रहे हैं। उससे बहुत लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं। अब मैं चाहूंगी कि जो तमाम गेस्ट हमारे बैठे हुए मंच पर इनको सम्मानित किया जाए। एक एक करके मैं नाम लूंगी इनके जिनको सम्मानित किया जाना है। कपिल जी हैं, बाकी खास मेहमान हैं। जॉय चितांशी मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इनको सम्मानित करने के लिए। एक एक करके इनको सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल ऐसा कहते भी हैं कि सम्मान से ना ऊर्जा का संचार होता है। तो जैसे जैसे आपको अपने काम की पहचान मिलती है, जब सम्मान मिलता है, उसके बाद उसी के साथ ऊर्जा और बढ़ जाती है। काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो दोगुनी हो जाती है। और कहा भी जाता है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और इसीलिए हर हाल में चलते हुए आज उज्जवल भारत को लेकर जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, सशक्त मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े भी, हमने अलग अलग मुद्दों पर बात भी की और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को हमने मंच भी दिया। आपने सुना होगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार को भी लेके बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कही और ये कहा कि किस तरीके से सरकार, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हों, उन सबको कैसे एक माला में पिरो करके विकास को आगे बढ़ाना है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से आगे बढ़ते हुए उन स्टेट्स में शामिल करना है जहां पर उनकी पहचान अपनी हो, सब कुछ अपना हो, युवा शक्ति उनकी हो, राजनीतिक शक्तियां उनके पास हो। तो ऐसे ही सफर को आगे बढ़ाते हुए हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम खुद को भाग्यशाली भी समझते हैं जो इतने कामयाब और दिग्गज लोगों को हमें सुनने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला और इसी के साथ उन्हें सम्मानित करने का भी मौका मिला। और हमने देखा कि ये जो मंच पे जिन लोगों को देख रहे हैं आप, इनके साथ साथ बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने चुनौतियों के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए सफलता को भी अपने करीब लेकर के आई हैं वो, और मध्य प्रदेश सरकार की मदद से जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए उसका लाभ लेते हुए, अपने परिवार का सपोर्ट लेते हुए आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। न सिर्फ खड़ी हैं बल्कि बाकी महिलाओं को भी यहाँ पर प्रेरित कर रही हैं।